नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आपके मुद्दे में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल की। बात छत्तीसगढ़ की भी करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की जब बात होगी तो ग्वालियर चंबल में बयार कैसी है जानेंगे। ये भी देखेंगे कि आखिर मानवा के मन में क्या है, विंध्य में माहौल कैसा है, महाकौशल में इस बार मुकाबले में भारी कौन पड़ रहा है, ये सब कुछ जानेंगे। साथ ही ग्राउंड जीरो पर हालात क्या है ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि एमपी के मन में क्या है ये जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम ने खुद मध्य प्रदेश की गलियों और सड़कों की खाक जाकर छानी थी और उन्हें जो फीडबैक मिला उसे हम अपनी टीम के साथ आपसे साझा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि आखिर एमपी के मन में क्या है। साथ ही छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज की वोटिंग को लेकर के भी तैयारियां क्या है, इस पर भी बात होगी। लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत। मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। एमपी के दंगल में इस बार 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें मौजूदा 33 मंत्रियों में से 31 मंत्री फिर से ताल ठोक रहे हैं। उधर इंडिया महागठबंधन के शोर के बीच आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार गए। एमपी में महागठबंधन के भविष्य पर बलिता लगा चुकी है, तो दूसरी तरफ बीएसपी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन दलित आदिवासी इक्वेशन के साथ कई सीटों पर कांग्रेस बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। वहीं ग्वालियर चंबल की बात करें तो ये सिंधिया के साथ साथ बीजेपी कांग्रेस के लिए भी नाक का सवाल बन चुका है। जबकि मालवा निमाड़ में कैलाश विजयवर्गीय के लिए खुद की सीट के साथ साथ पूरे अंचल में पार्टी की झोली में ज्यादा से ज्यादा सीट डालने की चुनौती सामने है। विंध्य में बागियों का फैक्टर अहम रहने वाला है, तो यूपी से लगती एमपी की सीटों पर थर्ड फ्रंट समीकरण बिगाड़ सकता है। उधर कमलनाथ के लिए जहां ये पूरा चुनाव उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, तो शिवराज की छवि भी दांव पर है। ऐसे में अब 17 नवंबर की वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों पर नजरें रहेंगी, जिससे मध्य प्रदेश का सियासी भविष्य तय होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो ये स्थिति है, लेकिन अब ग्राउंड पर क्या आपको नजर आने वाला है, जरा हम बातचीत करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी स्टूडियो से ही मौजूद है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी लोकेंद्र त्यागी। आप लगातार उन्हें बुलेटिन करते हुए भी देखते होंगे और ग्राउंड जीरो से भी, जब वो ग्राउंड जीरो और चर्चा चौहा प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे थे तो मध्य प्रदेश का हाल भी आपने जाना। इसके अलावा मेरे सहयोगी अंकित सिंह तोमर भी मौजूद है, उन्हें भी आप पहचानते होंगे। मतवाला करके प्रोग्राम वो कर रहे थे और ग्राउंड जीरो का हाल जान रहे थे। आज स्टूडियो से बैठ करके एमपी के मन में क्या है वो दोनों ही बताने वाले हैं। और लोकेंद्र, मैं आपके पास, मैं अभी स्पेसिफिक जाऊं उससे पहले टोटलिटी में समझ रहा हूं मैं आपसे कि आखिर आपने क्या देखा, क्या परिवर्तन की बयार है, कुछ ऐसी भी हवा चल रही है या फिर पुराने नेतृत्व पर ही भरोसा जता रही है जनता, क्या दिख रहा है आपको? देखिए सऊद, मैंने बुंदेलखंड की गलियों को छाना। बुंदेलखंड वो इलाका है जिसकी जब बात होती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि भाई मध्य प्रदेश का ये सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। 26 सीटें, पिछली बार बीजेपी यहां पर मजबूत स्थिति में थी और सबसे दिलचस्प यह है कि यहां पर एक एक विधायक सपा और बसपा का भी आया था, बिजावर और अगर हम बात कर लें पथरिया से, तो यहां पर सपा और बसपा दोनों मजबूत स्थिति में लग रहे हैं। 6 जिले हैं यहां पर, 6 के 6 जिले में मैं गया वहां पर और लगातार लोगों से संपर्क किया, हर जगह से चर्चा चौराहा भी किया, ग्राउंड रिपोर्ट भी बनाई। और जो मुझे समझ आया वो ये आया कि अगर हम कुछ सीटें छोड़ दें जिसपे कद्दावर नेता हैं, चाहे रैली की बात कर लें, गोपाल भार्गव वहां से आते हैं, या फिर खुरई में भूपेंद्र सिंह हैं, यहां भी हो सकता है टक्कर दिखे, लेकिन लोग वहां के उतने ज्यादा वोकल नहीं थे और जो वोकल थे वो इन दोनों प्रत्याशियों के, मंत्रियों के पक्ष में ज्यादा दिखे। इसके अलावा जो बाकी की सीटें हैं वहां पर, उसमें अगर हम कुछ सीटों को छोड़ दें तो कांग्रेस के पक्ष में भी माहौल दिखा और कुछ जगह पर एसपी बीएसपी, क्योंकि कई सारे ऐसे बागी नेता हैं, छतरपुर में हम देख लें तो यहां पर कई बागी हैं जो इस बार सपा बसपा के सिंबल से लड़ रहे हैं। वैसे मैंने बताया कि 2 लोग पिछली बार भी जीत कर आए, इस बार क्योंकि इन्हें पहले से जो वहां पर स्थापित नेता हैं, पुरानी पार्टियों से रहे, अब उनको जब वहां पर टिकट नहीं मिला तो ये सपा बसपा में चले गए, तो वो बड़ा खेल बिगाड़ सकते हैं। और एक बात भी निकलकर सामने आई थी पिछले दिनों, आपको याद होगा सऊद, कि सपा बसपा को बीजेपी
बीजेपी एक तरीके से कोशिश कर रही है कि ये लड़ें चुनाव, जिससे इनको फायदा मिल सके, क्योंकि ये जो प्रत्याशी हैं इस बार ये किसी का गेम बिगाड़ सकते हैं। और खासकर बुंदेलखंड क्षेत्र में अभी भी अगर यहां पर अगर मुद्दों की बात कर लें तो आप जितनी भी विधानसभा में घूमिए, एक चीज कही जाती है कि पलायन बड़ा मुद्दा है, यहां पर रोजगार नहीं है। कभी इस इलाके में पानी की भी समस्या हुआ करती थी, बहुत हद तक वो समस्या अब दूर हो गई है, पीने का पानी अब लोगों तक पहुंच रहा है, लेकिन रोजगार, कोई बड़े प्लांट यहां पर नहीं है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, उससे बहुत ज्यादा साउथ यहां पर लोग परेशान दिखे हैं। और रोजगार से इसे सीधे तौर पर जोड़कर देखा जाए उसका बड़ा अभाव यहां पर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन लोकेंद्र, जब बात आती है फर्स्ट टाइम वोटर्स की, जब बात आती है युवाओं की, उसके अलावा जब बात आती है महिलाओं की, और उसके अलावा जब बात आती है किसानों की, तो ये वर्ग अलग अलग, क्या अलग अलग राय रखते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर एक ही तरफ इनकी भी हवा चलती दिख रही है? देखिए, बिल्कुल राय सबकी अलग अलग है। अगर हम एक एक स्पेसिफिक कर देखें तो खासकर महिलाओं की, जितनी महिलाओं से मैंने सऊद वहां पर बात की, बहुत कम ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने ये कहा हो कि हमें लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा। अब इस योजना को बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, तो अधिकतम महिलाओं ने कहा कि हमें लाभ मिल रहा है। अब जब उनसे सवाल पूछा गया तो फिर लाभ मिल रहा है तो चुनाव में क्या माहौल है, तो उनका यही कहना होता था कि जो लाभ दे रहा है उसकी तरफ हम जाएंगे। बेशक कांग्रेस भी अब ये दावा कर रही है। बात युवाओं की हो तो जैसे मैंने कहा, रोजगार एक बड़ा मसला है। वहां पर अगर मजदूरी भी है तो अगर 400 रुपए मिल रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं दिल्ली, इंदौर, भोपाल, जहां उन्हें 600 रुपए मिल, वहां पर लोग काम नहीं करना चाहते हैं। किसानों के इश्यूज इसलिए क्योंकि केन बेतवा एक वहां पर बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन क्योंकि जैसा मैंने बताया बुंदेलखंड सूखे इलाकों में आता है, तो बहुत ज्यादा खेती, पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका है बहुत ज्यादा, तो किसानों के अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं हैं, उनको दूर करने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन जैसे जैसे वहां सिंचाई के साधन बढ़ेंगे उसके बाद जो है किसान और ज्यादा मजबूत दिखेंगे, और उस लिहाज से किसान भी जो है वो मन बनाकर वहां बैठे हैं। तो कुछ ये स्थिति आपको नजर आ रही है। लेकिन अंकित, आपने क्या देखा जब मुरैना, दतिया, उज्जैन, इन जगहों पर आप चल रहे थे, तो आप तो बड़े मतवाले अंदाज में लोगों से पूछ रहे थे और बड़ा हम देख रहे थे कि बड़े मजेदार अंदाज में लोगों के जवाब भी आ रहे थे, लेकिन जो गंभीरता से आपने परिस्थिति को परखा होगा, क्योंकि आप तो सियासी नब्ज टटोलने गए थे, वो क्या टटोल के आप आए? देखिए सऊद, क्योंकि दो चीजें बहुत साफ तरीके से साफ बाहर निकल कर आती है। पहली बात तो यह है कि जब आप मुरैना से एंट्री करते हैं, क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर के बाद पहला आपका जिला जो पड़ता है वो मुरैना ही पड़ता है, और जब आप मुरैना में एंटर करते हैं तो वहां आपको दो चीजें साफ समझ में आती है। वहां एक तो जातिवाद बहुत ज्यादा है। इस वक्त आपको यह समझ में आएगा कि वहां पर जो दो खेमे बटे हुए हैं, एक तो यह है कि पार्टियां अलग अलग कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके हम या तो जो ठाकुर ब्राह्मण है उनको एक तरफ कर लें, या फिर जो दूसरी जाति वर्ग है उसको एक तरफ कर लें। पहली बात तो यह। दूसरी बात यह है कि वहां पर लोग अब भले ही गढ़ कहा जाता है नरेंद्र सिंह तोमर का, अब नरेंद्र सिंह तोमर वहां के रहने वाले हैं, वहीं के स्थानीय निवासी हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो नरेंद्र सिंह तोमर से वहां की जनता खासी नाराज है। और उसके पीछे की वजह यह है कि वहां के किसानों का यह कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, अब इससे पहले तमाम लंबा उनका कार्यकाल रहा, लेकिन उस वक्त में उनका अंदाज कुछ और था। और अब आज की स्थिति यह है कि वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर से लोगों की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों का साफ कहना है कि हमें बीजेपी से नाराजगी नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने लोगों के साथ किया, क्योंकि वहां पर क्षत्रिय लोग ज्यादा हैं, जो ठाकुर राजपूत लोग हैं वो ज्यादा हैं, तोमरों की संख्या वहां पर ज्यादा है। मुरैना की बात करें तो वहां पर गुर्जर ज्यादा हैं, ब्राह्मण भी हैं उसी हिसाब से। तो ऐसे में लोगों का जो एकजुट मत निकल कर आ रहा है वो ये सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनको नरेंद्र सिंह तोमर नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि लेकिन प्रदेश के खिलाफ भी, क्या शिवराज सरकार के खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी? यहां पर तो आपने नरेंद्र सिंह तोमर, वो केंद्र की राजनीति करते हैं, वहां के बड़े चेहरे हैं, लेकिन क्या शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी दिख रही है? कांग्रेस के पक्ष में कुछ माहौल दिखा आपको, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता और गेम चेंजर कुछ चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल सर, देखिए, क्योंकि आपने जैसा जिक्र किया कि शिवराज सरकार को लेकर जितना ज्यादा मैंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, वो सामने ये निकल कर आया कि लोगों के मन में शिवराज सरकार को लेकर उतनी नाराजगी नहीं है जितना नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं रविंद्र सिंह तोमर 2020 में उपचुनाव से जीत गए दिमनी विधानसभा सीट, जिससे नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी ने उतारा है। अब बड़ी बात यह है, लोगों के मन में यह भी खटक रहा है कि भाई साहब, अगर आप इतने बड़े केंद्रीय मंत्री को दिमनी विधानसभा जैसी सीट पर लाए हैं, आपको डर है, आपके मन में कहीं ना कहीं आपको ये चिंता है कि अगर ये सीट चली गई तो पूरा चंबल चला जाएगा। हाँ, मैं इस पर आना भी चाह रहा था, क्योंकि ना ये बड़ी गंभीर बात आप कह रहे हैं।
बहुत सोच समझ करके, बहुत ज्यादा जो है स्क्रूटनाइज करके एक बड़ा चेहरा उतारा गया है। 3 केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम सांसद हैं, इन लोगों को उतारा गया है। लेकिन अगर उनके खिलाफ नाराजगी है तो उसका असर क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प हो सकता है, देखते हैं आपके। लेकिन इस वक्त मेरे साथ ग्राउंड जीरो से भी कुछ मेरे सहयोगी जुड़ गए, जरा उनके पास चलते हैं। मेरे साथ विनोद मौजूद है ग्वालियर से और दुर्गेश भी मौजूद है जबलपुर से। लेकिन विनोद, मैं पहले आपके पास, क्योंकि ग्वालियर चंबल की जब बात होती है तो कुछ बड़े छत्रप नजर आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर नजर आते हैं। क्या इन नेताओं का प्रभाव दिखाई दे रहा है, कुछ उसका असर बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ और तस्वीर उभर रही है? देखिए, बिल्कुल सऊद, मैं बता दूं कि जिस तरह से विधानसभा का चुनाव ये हो रहा है तो ग्वालियर चंबल अंचल में पहली बार कोई जातिवाद देखने को नहीं मिल रहा। जितने भी मैंने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव देखे हैं, चूंकि लोकसभा में केंद्र की सरकार चुनते हैं तो ये मुद्दा थोड़ा कम होता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव में कैंडिडेट भी जाति के आधार पर ही निश्चित किए जाते हैं, उसी आधार पर मैदान में उतारे जाते हैं। अब नरेंद्र सिंह तोमर को अगर दिमनी से टिकट दिया गया तो इसलिए दिया गया क्योंकि वहां तोमरों की भी संख्या है, दिमनी में ब्राह्मणों की भी संख्या है और अन्य समाज भी है। इसी तरह से जितने भी विधानसभा हैं ग्वालियर चंबल अंचल की 34, वहाँ जाति आधार पर ही उम्मीदवार उतारे गए हैं। और कई बार तो ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाता है कि विकास कार्य भी पीछे छूट जाते हैं। जहाँ तक आपने पूछा ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर, तो इसमें देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लोगों की नजर में बड़े नेता माने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि सिंधिया परिवार सालों से ग्वालियर चंबल अंचल में राजनीति कर रहा है, राजमाता विजयराजे सिंधिया से लेकर उसके बाद माधवराव सिंधिया और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर एक जमीनी नेता रहे हैं, शुरू से उनको विरासत में राजनीति नहीं मिली है। पार्षद से चुनाव लड़ा, फिर विधायक बने, विधायक के बाद फिर राज्य सरकार में मंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, सांसद बने, तब मंत्री बने हैं। तो विरासत में जो सियासत मिली है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिली है। इसलिए सिंधिया परिवार यहाँ का दूर दूर तक लोगों के घरों तक पहचाना जाता है। यही वजह है कि जब इन्होंने पार्टी छोड़ी तो बड़ी संख्या में एमएलए इनके साथ गए। ठीक है, मैं आ रहा हूं, दुर्गेश आता हूं, क्योंकि और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, मेरे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी अंकुश भी जुड़ चुके हैं और मोहित राज दुबे भी जुड़ चुके हैं। जरा छत्तीसगढ़ का भी रुख करेंगे, लेकिन जल्दी से पहले दुर्गेश के पास चल लेते हैं, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश का हाल बताते हैं, उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात कर लेंगे हम। दुर्गेश, क्या देख रहे हैं आप जिन इलाकों में जा रहे हैं ग्राउंड पर, क्योंकि अलग अलग तबकों की अलग अलग राय है, कोई गेम चेंजर तबका भी है या फिर एक राय नजर आ रहा है पूरा का पूरा सबका? देखिए, इस विधानसभा 2023 में हम देख रहे हैं कि कोई एक मुद्दा खुलकर सामने नहीं आया है। मैं पूरे महाकौशल की बात कर लूं तो 38 विधानसभा सीटें हैं। उस 38 विधानसभा सीटों को साधने के लिए पिछले तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर मशक्कत की जा रही है। वजह उसकी साफ है कि महाकौशल में आदिवासी बड़ा बेल्ट है और आदिवासी 2018 में कांग्रेस के पक्ष में चला गया था और उस आदिवासी को साधने के लिए बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाकर मध्य प्रदेश के जो राज्य के नेता है वो तक पिछले 1.5-2 साल से लगातार मेहनत कर रही है। दूसरी बड़ी बात आती है, अगर हम मुद्दों की बात करें तो देखिए, लाडली बहना योजना जो है एक कहीं ना कहीं गेम चेंजर बीजेपी के लिए हो सकती है, क्योंकि इस योजना के तहत खासकर ग्रामीण इलाकों में, अब मैं शहरी विधानसभा क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से इस योजना का लाभ पहुंचाया है या जिस तरीके से कार्यकर्ता अब जो जनसंपर्क कर रहे हैं उसके जरिए वो जनता की एक बात कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना जो है एक बड़ी योजना है और उसके जरिए आपको आपके खाते में पैसा आ रहा है। और आज तक की डेट में भी, इस महीने में भी जो है पैसा बहनों के खातों में पहुंचा है। तो निश्चित तौर पर देखिए, ये जो योजना है ये तो बीजेपी की है ही, लेकिन अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो जो सांसद उतारे गए, देखिए नहीं दुर्गेश, देखिए, जब लाडली बहना योजना की बात होती है ना तो बात ये भी होती है कि कांग्रेस भी यही बात कह रही है, वो 1500 तो पहले ही देने की बात कर रही है। तो क्या ये काउंटर कर पा रही है या नहीं? कांग्रेस की जो गारंटी है, क्या लोग उस तरफ भी जा रहे हैं कि बहनों को लग रहा है क्या कि चलो ठीक है, यहां से मिल रहा है वहां से भी मिलेगा, या फिर कुछ खटक रहा है मन में? देखिए साउथ, एक बात तो मन में डाउट रहती ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो वचन दिया है वो सरकार आने के बाद अगर सरकार बनती है तो फिर 1500 रुपए देंगे, लेकिन बीजेपी ने 1250 रुपए देना शुरू कर दिया। पहले 1000 दिया, फिर 1250 किया, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री का कहना था कि इसको हम पहले 1500 पे 1750 पे 2000। ठीक है दुर्गेश आ रहा हूँ, बात बदलो। हाँ, इसी पर लोकेंद्र कुछ एड ऑन कर रहे हैं, मैं उसके बाद फिर जरा छत्तीसगढ़ जल्दी से चलेंगे। लोकेंद्र शॉर्ट में। मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ बात पैसे देने की नहीं, जब आप उनसे पूछे पैसा मिल रहा है तो वो ये भी कहते
कि हाँ भैया दे रहे हैं और वो कनेक्टिविटी, हाँ भैया को हम वोट भी देंगे, बस यही तो वो मामा भैया वाला जो रिश्ता है वो भी एज है, वो एज है। वो देखिए मामा और भैया, वो एक करिज्मेटिक नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब शिवराज सिंह चौहान की बात होती है, उनकी कनेक्टिविटी, उनके प्रचार का तरीका, उनसे जुड़ाव का तरीका, वो सब कुछ अलग कर देता है उनको और फिर बहुत दूर खड़ा कर देता है बाकी नेताओं से। लेकिन जरा छत्तीसगढ़ चलते हैं, क्योंकि देखिए मोहित, आप भी वहां पर छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। वहां का माहौल क्या नजर आ रहा है? वहां पर सत्ता के पक्ष में लहर या सत्ता के विरोध में लहर? क्योंकि दोनों ही अलग अलग दावे कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, सभी दावा ठोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वही सरकार बनाएंगे। लेकिन मौजूदा वक्त में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार चल रही है और जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार ने किसानों को लेकर काम किया हो, नौजवानों को लेकर काम किया हो, महिलाओं को स्वयं सहायता के माध्यम से सशक्त करने का काम किया हो, और देखिए जो उनकी 36 उपलब्धियां रही हैं उसको लेकर तो वो खासतौर पर जनता के दरबार में तो जाहिर है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से इस बार मैनिफेस्टो में वादे भूपेश बघेल ने किए हैं, कांग्रेस पार्टी ने किए हैं कि 3200 रुपए प्रति क्विंटल हम धान की खरीदी करेंगे, केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर देंगे, महिलाओं के खाते में हम पैसा डालेंगे। इसके साथ ही साथ जो है जो भूमिहीन किसान है उनको 7,000 से लेकर जो है 7,000 से बढ़ाकर जो है 10,000 रुपए देंगे। और इसके अलावा एक बड़ा जो फैक्टर है, देखिए स्वास्थ्य के सेक्टर में जिस तरीके से भूपेश बघेल ने अब तक काम किया है, और आगे वो कह रहे हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनको हम जो है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए खूब चंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना कर देंगे। अगर ज्यादा उनकी तबीयत खराब होती है, कोई सीवियर बीमारी होती है, तो 25 लाख तक की इसकी नहीं, लेकिन मोहित ये तो दावे हैं, लेकिन यही प्रति दावे तो बीजेपी की तरफ से भी हो रहे हैं ना। सवाल यही है कि किस पर ज्यादा भरोसा, जिसकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, या फिर जो कह रहा है कि हमने 15 साल कोशिश की थी, अब हम वापस आएंगे तो फिर कोशिश करेंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने अब तक काम किया है वो सरकार ये कहती रही कि देखिए हमने काम किया है, हम पे भरोसा आप कर सकते हैं, हमने करके दिखाया है। तो वही उसी एजेंडे के साथ, उसी वादे के साथ और इरादे के साथ कांग्रेस की जो सरकार है वो जमीन पर उतरती हुई दिखाई दे रही है, काम करती हुई नजर आ रही है, और कहीं न कहीं इसका जो है इनपुट भी दिखाई दे रहा है, कहीं न कहीं इसकी लहर भी दिखाई दे रही है। सत्ता विरोधी जितनी लहर होनी चाहिए वो लहर नहीं दिखाई दे रही है। सूबे के भीतर घूमते हुए हमने घूमा है, हमने मैं जो समझ पा रहा हूं आपकी बात कि कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष में एज दिख रहा है, लोग थोड़ा सा लाभान्वित हैं। हाँ, ठीक है, बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं अंकुश के पास भी जाना चाह रहा था। देखिए बिल्कुल, हम बस्तर के रीजन में घूमे, हम पूरे जो है दुर्ग के इलाके में घूमे। इस वक्त हम देखिए खुद पाटन में मैं मौजूद हूँ, भूपेश बघेल का इलाका है, उनकी जन्मभूमि कर्मभूमि है। हम जहाँ जहाँ गए वहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी उस रूप में नहीं दिखाई दिया जिस रूप में हर राज्य में दिखाई देता है। हमने कई राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर किए हैं, वहाँ पे सत्ता विरोधी लहर के साथ मुख्यमंत्री को लेकर एंटी इनकम्बेंसी होता है, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री को लेकर देखना होगा कि ये जो ऑब्जर्वेशन है आपका, 3 तारीख को फिर हम बात करेंगे मोहित, और इस ऑब्जर्वेशन पर भी जरा हम जिक्र करेंगे कि देखिए आपने ये आकलन किया था और अब ये नतीजे हैं, तो अब देखते हैं। लेकिन जरा अतुल के पास चलते हैं। अंकुश नहीं, अतुल है मेरे पास, और अतुल जरा बताएंगे कि मध्य प्रदेश में वो क्या रीड करते हैं। अतुल, अभी तक आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? देखिए साउथ, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है 2018 के जो चुनाव थे उससे बिल्कुल अलग है। उस समय की तासीर अलग थी चुनाव की और इस समय की तासीर अलग है। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हमने 2018 के चुनाव देखे थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चेहरा हुआ करते थे, और कांग्रेस के अंदर सिर्फ कमलनाथ नहीं, ज्योतिराज सिंधिया और दिग्विजय सिंह भी चेहरा हुआ करते थे। लेकिन 2023 के चुनाव में इस बार थोड़ा सा पलट हो गया है, यानी कि बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं है, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चेहरा है, और तमाम जो दूसरे मध्य प्रदेश के जो बड़े दिग्गज नेता है उनको भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि देखिए कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में इस बार जो चेहरा दिया है वो कमलनाथ का ही है, और कमलनाथ के इर्द गिर्द ही कांग्रेस पूरी घूम रही है, यानी कि ये कह सकते हैं संगठित शो इस समय। ये सबसे बड़ी बात है जो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है कि वो संगठित है। अतुल, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि देखिए थोड़ा समय है और कुछ कंफ्यूजन भी थी कि आप हैं या अंकुश, इसलिए थोड़ा लेट आप आए, लेकिन जल्दी से मैं स्टूडियो में मेरे साथ अंकित और लोकेंद्र है, उनके पास छोटा छोटा रिएक्शन ले लूं। अंकित,
ये बताइए कि जो अतुल जवाब दे रहे थे कि संगठनात्मक जो बदलाव देखने को मिल रहा है उसका असर, और उसके अलावा 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस को एक हो सकता है थोड़ी सिंपैथी भी मिल रही हो, कई मायनों में बहुत चीजें अलग हैं, तो इसको किस तरह से देखें? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अभी जब अतुल जी जब अभी बता रहे थे छिंदवाड़ा का, तो सबसे बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा जब हम गए और हमने वहां के लोगों से बातचीत की तो वहां ये क्लियरली समझ आया कि जो पिछली बार प्रत्याशी है, लोगों का कहना है कि 40 साल का एक बीजेपी का प्रत्याशी है जो कमलनाथ को टक्कर देता है, महज कुछ ही वोटों से उनकी जीत होती है। ओवरऑल बताइए, क्योंकि मैं उसके पास जल्दी से इसके बाद अब वहां के लोगों का यह कहना है कि भले ही कमलनाथ छिंदवाड़ा से आते हो, दावा भर रहे हो, कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा हो, इस बार फिर से वहीं दोबारा लोग बीजेपी को दिखा जाते हैं। लोकेश, देखिए सऊद, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जितने भी लोगों से मैं मिला, कांग्रेस अपनी 15 महीने की योजनाएं गिनाती है, लेकिन उसका मुझे उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा। जो नाराजगी दिखी वहां के जो प्रत्याशी थे बीजेपी के, उनसे ज्यादा दिखी, इसलिए वो कांग्रेस को ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। उन 15 महीने का मुझे इम्पैक्ट नहीं दिखा। जो नाराजगी थी या तो वो बीजेपी के प्रत्याशी या उनकी सरकार से। चलिए, आप देखना होगा, चाहते हैं ये तो आकलन है, ये ग्राउंड पर ऑब्जर्वेशन हमारी टीम का, और एक एक करके बहुत ईमानदारी से हमने वो ऑब्जर्वेशन आपके सामने रख दिया। तस्वीर असली फाइनल क्या होगी वो 3 तारीख को पता चलेगा। आप सभी जुड़े हमारे साथ और चर्चा में शामिल, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है मनरेगा न्यूज स्टेट के साथ।